शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। टीम मुजरिम कौन पहुंची आज थाना मुजफ्फराबाद मुल्तान में। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। कहानी दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। और यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि मुआशरे में जो हमारा अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है उसकी। आज जिस कहानी पर हम बात करेंगे वो शुरू हुई सिर्फ मामूली तकरार से, और वो मामूली तकरार गाली गलौज तक पहुंची और फिर हाथापाई और लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई, और उसका अंजाम एक ख़तरनाक खौफनाक कत्ल से हुआ। तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाजरीन, इस वक्त जो मुद्दई हैं इस केस के वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर ये सारा मामला क्या हुआ। इन्होंने अपना जवान भाई खोया है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे हालात में कुछ सवालात करना जबकि इतना जुल्म हो चुका हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आबिद है। आबिद, क्या ये सारा मामला हुआ? वो आपका भाई था? जी सर। छोटा भाई था जी, आपका? छोटा भाई था। क्या हुआ था? ये कैसे जुल्म हुआ आपके साथ? सर जी, कोई ऐसी बड़ी मामलात नहीं थे, कोई दुश्मनी नहीं थी हमारी, कोई ऐसे मामला नहीं। हम गरीब मजदूर बंदे हैं, हम मजदूरी करते हैं। मैं ट्रैक्टर ड्राइवर हूँ, ठीक है। दूसरे भाई मेरे मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करते हैं। उसके अलावा हमारा कोई यानी कि वो नहीं है रिकॉर्ड शिकार्ड इधर उधर, कोई मामला ऐसे नहीं। ना हमारा पूरे इलाके में किसी के साथ झगड़ा है। थोड़ी सी मामलात के पीछे तू मैं हुई है, वहाँ से मामला रफा दफा हो गया। यहाँ बैठ के हम चाय पी रहे थे, वो मेरा भाई भी और मैं भी। हम यहाँ बैठ के चाय पी रहे थे। चाय पीती जगह पे वो आए 6 लड़के। उन्होंने आते सारा में मारना शुरू कर दिया। वहाँ से ये साथ उनके सारे ये वसेब उनका, वो सारे आए यहाँ के पड़ गए मारने के लिए। यहाँ से हमारे में से और कोई भी नहीं था। वहाँ मेरे चाचू की फौतकी भी पड़ी थी, वहाँ सारे फौतकी पे थे परली तरफ। वो आके यहाँ पे हमें मारने लग गए हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? मतलब 15 की जाती है पुलिस को? हमने मतलब 15 भी किया सर, कोई 15 पे कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है, कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। ठीक है। और उसके बाद जब आपके भाई का इंतकाल हो जाता है उसके बाद भी पुलिस नहीं आई? उसके बाद रात को आई है सर, हमें नहीं पता किस टाइम आई है। ठीक है। ठीक है। हम अपने भाई को जब कब्रपोशी करके आए, हमें नहीं पता भी क्या हो रहा है। इतना बड़ा सदमा जो बंदे को लगे, बंदे को होश नहीं होता भी कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हमने वहाँ पे थाने में खड़ के मैंने वहाँ पे निश्तर में खड़ के 15 किया, वहाँ भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद जो हमने लड़ाई की FIR करवाई है, उसके बावजूद जो सा ना उन्होंने एक्शन लिया उस लड़ाई की FIR पे। ठीक है। उसको FIR को 302 में कन्वर्ट नहीं किया अभी तक? अभी वो कन्वर्ट हो गया, 302 दफाजात होगी। ठीक है। तो उसके बाद आपके भाई का पोस्टमार्टम कराया गया या नहीं कराया गया? करवाया गया। ठीक है। अनवर साहब खुद वहीं थे मौके पे। ठीक है, अनवर साहब वहाँ थे। फिर अब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सर एक बंदा भी अभी तक उनका नहीं पकड़ा गया, एक बंदा भी। मैं वो यही तो पूछ रहा हूँ ना कि पुलिस ने आखिर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये ऐसे बात तो कौन से पुलिस, वो? इसका जवाब दे तो पुलिस है ना, क्यों नहीं पकड़ रही वो? हम गरीब हैं इसलिए, यही वजह है ना भाई। गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, जैसे वो कहता है ये गरीब धक्के खा खू के वापस आ जाता है। ये वही बात साबित हो रही है ना। हम गरीब, अब हमें और भी धमकियाँ मिल रही हैं भाई, हम तो अभी और मार देंगे। हम क्या करें, गरीब बंदा डर के बैठे हैं घर, मजबूर हैं। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं आप ये जो सारी बात की इस आबिद ने, मतलब इसने अपना छोटा भाई, आप सोचें ये खुद एक जवान लड़का है तो इसका छोटा भाई कितना जवान होगा। मतलब उस आज माँ की हालत क्या होगी जिसने अपना जवान साला बेटा खोया है। उसके क्या क्या अरमान होंगे कि उसकी शादी करेगी, उसकी औलाद देखेगी आज। लेकिन एक छोटी सी तू मैमे की तकरार पर वो आज कत्ल हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही है। और उसके बावजूद हमारे यहाँ जो दावे हैं वो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हों, चाहे CCD हो। वो रातों रात कहते हैं कि हम 24 घंटे में मुल्जिमान को गिरफ़्तार करते हैं। यहाँ 2.5 महीने हो चुके हैं और पुलिस कहीं नहीं है। ये सब साफ नज़र आ रहा है। और जो इस वक्त ये खौफ में मुब्तला हैं, एक तो मतलब जुल्म हुआ कि जवान साला भाई खो दिया, दूसरा इस वक्त जुल्म में रात सो नहीं सकते क्योंकि अब डर ये है कि कोई और ना मारा जाए। अब डर ये है कि हमारे घर वालों के साथ कुछ ना हो जाए। मतलब मैं आपको सच्चे दिल से यकीन से कि मैंने कस्में खाई, मैंने इन्हें दिलासे दिए कि खुदारा मुझसे बात करो ताकि आपकी आवाज़ बन सकूं, आपको इंसाफ दिला सकूं। वो डरे हुए इतने थे, वो सहमे हुए इतने थे कि कोई मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं। हालांकि मैं और मेरी टीम सिर्फ इनको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पहुँची है। लेकिन खौफ का आलम यह है कि उसके बावजूद वो बात करने से काफ़ी हद तक कतराए। और उसके बावजूद जब पुलिस ने, जब हम पूरी टीम ने उनको दिलासा दिलाया कि हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, तो मैं ये हाथ जोड़कर अपनी CCD कामरान खान साहब, आपकी रिप्यूट बहुत बेहतरीन है, आप एक बेहतरीन जेंटलमैन ऑफिसर हैं, कोई खुदारा ये केस CCD टेकअप करे और 24 घंटे में जो आपका रिकॉर्ड है कि आपको मतलब तफ्तीश में मुल्जिमान को गिरफ़्तार करते हैं, तो खुदारा इस केस में भी
मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये जो इस इलाके में इस वक्त वो जो मुलजिमान है वो खौफ का आलम बने हुए हैं। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम रास्ता बंद कर देंगे, हम आपके घर वालों के साथ ये कर देंगे, पहले हमने मार दिया एक तो क्या हो गया, हम और मार देंगे। तो ये सवाल पुलिस के लिए है। और यहाँ मैं मरियम नवाज़ शरीफ से अपील करूँगा कि खुदारा डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से आप ही कोई अपील कर दें। शायद मेरी अपील, शायद इस गरीब की अपील ना सुनी जाए, लेकिन आपकी अपील तो ज़रूर सुनी जाएगी, क्योंकि आप ताकतवर हैं, क्योंकि आप रियासत हैं और रियासत की ज़िम्मेदारी है कि इंसाफ दिलाया जाए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो उस मकतूल के, उस मजलूम के भाई मेरे साथ मौजूद हैं। तो इनसे ही पूछते हैं कि आखिर ये सारा वाक़या क्या था, किस तरह ये नौबत पहुँची के बाद कत्ल तक पहुँच गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साजिद अली। साजिद, क्या हुआ था कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आपके भाई की उम्र कितनी थी? मेरे भाई की उम्र थी कम से कम 20 साल। आपसे छोटा था? हाँ, 18-20 साल है, इससे सही। छोटा था। आपसे छोटा था, मतलब एक जवान लड़का। जी जी। आखिर क्या हुआ था, क्या ऐसा वाकया था, वो पूरा वाकया बताओ, ताकि नाजरीन को भी और उन इदारों को भी जो इंसाफ देते हैं उन्हें पता चले कि ये आखिर इशू क्या है। भाई असल में वाकया ये हुआ था कि हमारी हुई थी फौत, हम सब लोग थे वहाँ पे। ठीक है। पीछे से वो आ गए हैं, 4-5 लड़कों ने उसको पकड़ के मारा है, उसके सर में ईंट मारी है। तो फिर जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो फिर मैं उसे अस्पताल लेके गया। बस यही वजह हुई है और कोई नहीं, ना कोई वजह लड़ाई की कोई वजह भी नहीं थी। बगैर किसी वजह के उन्होंने हाँ जी। आके मतलब 4-5 लोगों ने हाँ जी। आपके भाई पर तशद्दुद किया जी और तशद्दुद की वजह से वो मौके पर मजरूब हो गया। जी। और फिर जब लेके जाया जाता है हॉस्पिटल, जो कि यहाँ का बड़ा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, नश्तर हॉस्पिटल, बिल्कुल। तो वहाँ वो जख्मों की ताप लाते हुए चंद दिन में, कितने दिन बाद उसका इंतकाल हो गया? दूसरे दिन ही। दूसरे दिन ही हाँ जी। उसका इंतकाल हो गया। जी। अब उसके बाद सबसे पहला काम जो होता है वो होता है पुलिस कार्रवाई। जब यहाँ लड़ाई होती है 1-5 की गई होगी, पुलिस आती है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस यहाँ पे मौके पे आई भी नहीं। अच्छा हाँ जी। अच्छा, जब आपके अगले दिन आपके भाई का इंतकाल हो जाता है, ठीक है, फिर पुलिस आती है, फिर भी नहीं आई पुलिस। पोस्टमार्टम नहीं कराया गया आपके भाई का? नहीं, मतलब पुलिस आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही? कोऑपरेट नहीं कर रहे सर, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई किस्म की कोई हमें कोई नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा हमें। उसके बाद हमें वो मज़ीद धमकियाँ दे रहे हैं, हमारे रास्ते में हमें रोक लेते हैं रास्ते में, उल्टा हमारे से वो हैवी हैं, उल्टा ये काम कर रहे हैं वो। तो इस वजह से मतलब एक खौफ का आलम है हमारे ऊपर मतलब- फुल दबाव बनाया हुआ उन्होंने, और ना हम अपने डर से फिर ना घर वालों को पीछे देखते हैं, तो फिर ना कोई इंसाफ है ना कुछ है। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि इस वक्त मतलब एक जवान आदमी है, जवान लड़का है, और इससे वो छोटा था लड़का। तो सोचें क्या जवानी होगी, क्या मतलब उसकी माँ की अरमान होंगे उसके लिए, जिसको एक बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। वजह कुछ भी नहीं थी, एक खाली तकरार पर बात बढ़ी और वो हाथापाई तक आई, गाली गलौच, और उसके बाद मतलब इतना तशद्दुद किया गया कि वो ज़ख्मों की ताप ना लाते हुए दम तोड़ गया। यहाँ तो एक वाक़या हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब बात आती है इदारों की, तो सबसे पहले इदारा होता है पुलिस, जो कि 1-5 के बाद फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करना उसका फ़र्ज़ भी है और उसकी ज़िम्मेदारी भी है। लेकिन यहाँ मौके पे पुलिस अब तक नहीं आई, बकौल उस भाई के, जो कि इंतहाई मजलूम है क्योंकि अपना एक जवान भाई खो चुका है, और उसके बाद वो इस वक्त एक खौफ की हालत में मुब्तला है, और वो ये कह रहा है कि हम पर जो मुलजिमान हैं जिन्होंने इसके भाई को कत्ल किया, आज वो धमकियां दे रहे हैं कि अगर कोई भी इस पर आवाज़ उठाएगा, कोई भी इस पर बोलेगा, तो उसके खिलाफ भी वही किया जाएगा जो पहले किया जा चुका है। लेकिन इस सारे मंजर में पुलिस कहीं नहीं है। अब जबकि टीम मुजरिम कौन आज सुबह से, इस टाइम आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मगरिब का टाइम है, असर का टाइम कब का ख़त्म हो चुका, सुबह से थाने में मौजूद थी। SHO साहब कोई पता नहीं, IO साहब कोई पता नहीं कहाँ है। हालांकि CPO ऑफिस से, PRO से इजाज़तनामा लेने के बाद टीम मुजरिम कौन यहाँ थाने में पहुंची, और थाने के बाद वकूए पे पहुंची है और मुद्दईयों के पास पहुंची है। तो ये जो खौफ का आलम है, ये जो खौफ के भूत हैं, ये तोड़ना पुलिस की जिम्मेदारी थी, ये तोड़ना उन इदारों की जिम्मेदारी थी जो कि एक CCD बनाया गया है। और इस वक्त दबंग बयानात जो दिए जाते हैं, रोज़ाना दिए जाते हैं कि CCD ने ये कर दिया, CCD ने वो कर दिया। तो कामरान खान साहब जो रीजन के इस वक्त हेड हैं CCD मुल्तान के, मैं उनसे अपील करूंगा कि खुदारा जो काम पुलिस से नहीं हो सकता, जो काम दूसरे इदारों से नहीं हो सकता, तो खुदा के लिए एक आगे बढ़ें, एक कदम बढ़ाएं, इन लोगों तक पहुँचें जिनका एक जवान बच्चा तो ऑलरेडी
इस दुनिया से जा चुका है, और दूसरे ये सारे जवान हैं लेकिन इस वक्त इस खौफ के आलम में है कि कोई बात तक करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको धमकियाँ ही इस तरह की दी गई हैं कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो उनका रास्ता बंद कर दिया जाएगा, उनके जो दूसरे घर वालों के साथ उनके साथ दूसरे गलत मामला किए जाएंगे। तो ये धमकियाँ ये किस लिए, इसका जो भी इंसाफ वो कौन दिलाएगा? वो सीसीटी दिलाए, वो पुलिस दिलाए, वो इदारे दिलाएं। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, ये सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। जी तो नाजरीन, इस वक्त उस मज़लूम लड़के का बाप मौजूद है जो कि इस वक्त दुनिया में नहीं है वो लड़का। तो क्या कैफियत होगी उस बाप की कि जिसने अपने जवान बेटे को कंधा दिया। हालांकि वो चाहता था कि उसको वो दूल्हा बनाता, उसकी शादी करता, लेकिन जो इस ज़माने की जो दरिंदगी है, इस ज़माने की जो सफाकियत है, उससे उसकी जान ले ली गई। तो कोशिश करता हूँ कि उनसे कुछ सवाल कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे ये सारा वाक़या कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये भाई हमारी हो गई थी फौत की, हमारा भाई फौत हो गया था। इनका कोई प्रोग्राम बना हुआ था पहले से कोई बात नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं है। हम चले गए उधर, कोई बैठने का, बंदों को बैठने का सबब बनाने के लिए भी मैयत जो आ रही लाज़मी सी है। बात है, आपके भाई का इंतकाल हुआ हाँ। था तो उसकी सारी जिम्मेदारी आप लोगों पर थी कि आप वो वहाँ से सब जो भी अफसोस करेगा वो आपसे करेगा, हाँ क्योंकि जी। आपका भाई इस दुनिया हाँ से जी। गया है। उधर हम जा रहे थे, पीछे से हमें रिपोर्ट मिली झगड़ा हो गया। कहाँ हो गया भाई? घर के पास। हम उधर से वापस आगे आए हैं तो चिमट रहे हैं मेरे बच्चों को। 2 मेरे बेटे थे, तीसरे को भी उन्होंने रेत में दबा रखा है, उसको मैं छुड़वा रहा हूँ। जो दूसरा था जो फौत हो गया, उसको इन्होंने पाले मार के फारग कर रखा था। उसकी ईंटें मारी सर में, ईंटें सर में मारी तो मैंने उसको बोला तेरे भाई को मार हैं, तू खड़ के देख रहा है, उसको छुड़वा तो सही। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो ज़हनी तौर पर ख़त्म हुआ खड़ा था। वो देख चुका था ना, वो खून देखा था उसने भाई का, तो मतलब उसका जहन कैसे काम वो करता? ख़त्म हुआ खड़ा, तो उसके सिर में चोटें लगी हुई थी, वो गिरा ना जैसे। कुछ लोग तो भाग गए, जो उसको मारने वाले थे वो परे भाग गए, जो जिन्होंने छोटों को दबा रखा था उन्हीं को मैंने आके छुड़वाया। हमने किसी को मारा नहीं है, हमने इनको छुड़वाया, उनके आगे हाथ जोड़े हैं, मिन्नतें की हैं, भाई ऐसे क्यों कर तो रहे हो? क्या दुश्मनी थी उनकी कि मतलब बात इस नौबत पे आ गई कि मतलब आपके बेटे को ही मार दिया? इनकी आदत शुरू से यही है। मतलब ये इन्फ्लुएंस रखना चाहते हैं, हाँ जी, मतलब इलाके पर ये कोई अपना इलाके दबदबा पर- रखना चाहते हैं। हाँ जी, दबदबा रखना चाहते हैं। ये किसी के रास्ते बंद कर देते हैं, किसी का पानी बंद कर देते हैं, अगर कोई इनका कहा ना माने उसको मार लेते हैं। ये इनके यही पेशा रहा। आपके बेटे का इंतकाल हो जाता है, उसके बाद पुलिस, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक इदारा है सुबह- जो कि इंसाफ दिलाने में आपकी मदद करता है, तो वो हमारे साथ मदद जैसी हुई है, ये देख लो। सुबह हमने कॉल की है 9 से 10 के दरमियान, रात को निश्तर में पहुंचा एक बंदा, जवान भाई की कॉल सुन के निश्तर में पहुंचा। वो अल्लाह जाने क्या लेके, हम तो अनपढ़ से बने हैं, हमने कभी झंझट में पड़े ही नहीं। वो 8 बजे पहुंचे हैं इधर, हमने दरख्वास्त दी थी झगड़े की, भाई ये झगड़ा हुआ। उस वक्त तो झगड़ा ही हुआ था, हाँ, मतलब झगड़ा- उस वक्त कत्ल तो नहीं हुआ था। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि इसका बेटा फौत हो जाए। अगले दिन उसका इंतकाल हो गया। इन्होंने ठाक उस पर 200-302 लगा दिया उसी दरख्वास्त पे। बिल्कुल, वो 302 बनता था क्योंकि अब हाँ। कत्ल हो गया है। उन्होंने लगा दिया। उस दिन से केस चल रहा है, कोई बंदा नहीं पकड़ा। अंबूरियाँ करा रहे हैं, जिस जोन सा भी मिलता है वो कहता है जी 2 मिलेंगी 3 मिलेंगी। हमें उल्टा धमकी मिल रही है। एक दिन रेट गिरवाई, 2 बंदे उठा के ले गए, पहले तो छुपे रहे, फिर बाद में निकल आए, फिर बोलते हैं जिनका एक बंदा और मरेगा फिर ये आराम से बैठेंगे। मतलब आज भी आपको धमकियां दी जा रही हैं। धमकियाँ मिल रही हैं आज तक भी। अब हम डर के मारे, खौफ के मारे कहीं जाते भी नहीं हैं। बच्चों को थोड़ी सी देर हो जाए, मैं इनको फ़ोन कर करके बुलाता हूँ, भाई इनका कोई इतबार नहीं है। ये पार्टी भारी है, हम गरीब लोग हैं, मजदूर शख्स हैं, हम तो मजदूरियाँ कर करके ये बच्चे हमने पाले हैं। आज जो हमारे साथ हाल हुआ वो देख लो। क्या अपील करेंगे रियासत से, वज़ीर क्या आला अपील पंजाब करें? से, वज़ीर IG आला पंजाब से? हमारी कोई सुनता ही नहीं है। कितना अरसा 2 महीने गुजर गए, किसी ने सुनी हमारी। इनके पास सारे हैं, हमारे पास हमारे साथ लगने वाला कोई इंसान ही नहीं है। किसी ने भी हमसे ये नहीं पूछा चलो भाई हम तुम्हारा ये काम करवाते हैं। अब मजदूर लोग हम कहाँ से इतना पैसा लाएं, कैसे उनके साथ लड़ें हम? जी तो नाजरीन, हम कहाँ आप छोड़ के देख जाएं? सकते हैं, और मैं वज़ीर आला पंजाब से ये अपील करूंगा और कि देखें खुदारा, ये जो खौफ का बुत इस इलाके में बनाया गया है
वो जब तक आप नहीं तोड़ेंगी तो तब तक आपकी हुकूमत की कोई मिसाल कायम नहीं हो सकती। हाँ, आज आप ये जो इस इलाके में वो जो इन्फ्लुएंस रखना चाहते हैं, वो इन्फ्लुएंस सिर्फ इन लोगों पर नहीं है, वो इन्फ्लुएंस शायद पुलिस पर भी है, क्योंकि पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो वो इन्फ्लुएंस ही होगा ना जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। वो रिवायती बेहिसी बरकरार है। आपने जो कुछ भी किया, जितने अच्छे इनिशिएटिव जो मर्ज़ी लिए, लेकिन आज 2 महीने हो गए इस बुज़ुर्ग आदमी को, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी इस मुल्क को दे दी। आज उसका जवान बेटा मर गया, कत्ल कर दिया गया, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल रहा, बल्कि वो खौफ की वजह से वो जो उसकी 4 चंद दिन की ज़िंदगी है शायद वो भी कम हो रही है। क्यों? वो खौफ जो है वो आपकी ज़िंदगी को खा जाता है। वो आज डर रहा है अपने दूसरे बच्चों के लिए, वो आज डर रहा है अपने जो उसके घर में उसकी बीवी है, उसकी बेटियां हैं, वो उसके लिए खौफ में मुब्तला है कि कहीं कोई और मामला ना हो जाए। तो इस मुल्क में जो रियासत है वो एक ही है और एक ही होनी चाहिए, बल्कि किसी बासर आदमी को रियासत बनने की इजाज़त आपको नहीं देनी चाहिए कि लोग इस तरीके से बिलबिला उठें, तड़प जाएं और उनका इंसाफ से बिल्कुल एतबार ख़त्म हो जाए। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त उस मज़लूम वालदा के साथ मौजूद हूँ और यकीन कीजिए कि आज लफ्ज़ नहीं है कि उससे क्या पूछूं, क्योंकि उसने अपना जवां साला बेटा खोया है और दूसरा उस पर जुल्म ये कि 2.5 महीने के बाद भी मुल्ज़िमान दंदनाते फिर रहे हैं और इंसाफ भी नहीं अभी तक मिला। एक तो वो दुख कि जवां साला बेटा खो दिया और दूसरा दुख ये कि रियासत से इंसाफ अब तक नहीं मिल सका। और कहते हैं कि इंसाफ में जब देर होती है तो उसे इंसाफ नहीं कहा जाता। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी माँ जी, क्या हुआ ये सब कुछ? सब हमारे साथ बहुत जांचती हुई है, हमारा कोई कसूर नहीं था। 24 साल के बेटे को मेरे को मार दिया इन्होंने, जालिमों ने। अभी भी हमको धमकियाँ दे रहे, कहते और मरवाओगे आप अपने बच्चों को। 2 महीने हो गए अभी वो दंदनाते फिर रहे हैं। मैं यही अपील करूँगी, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बेटे के कातिल को जैसे मेरा बेटा कत्ल हुआ है इसी तरह उसे भी जाना चाहिए इस दुनिया से। अल्लाह आपको सब्र दे माँ जी, हम आपकी आवाज़ बनेंगे और इंशाल्लाह हम पूरे हर वो दरवाज़ा अभी तक खटखटाएंगे। हमारे हक में कोई भी नहीं है, किसी ने हमें इंसाफ अभी तक नहीं दिलवाया। 2 महीने हो गए हमें रोते हुए, भागते दौड़ते हुए। हम मजदूर बंदे हैं, गरीब बंदे हैं। वो पैसा लगा रहे हैं, लोग खा रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा। अभी धमकियाँ दे रहे हैं, हमारे बच्चों को धमकियाँ देते हैं। नमाज पढ़ने जाते हैं, जाते हुए कुछ कुछ बोल के जाते हैं। यही कहते हैं कि अभी तो और मारना हमने, आप ये केस ना वो करें। जी तो नाज़रीन, ये एक मज़लूम बुज़ुर्ग वालदा जिसने अपना जवान साला बेटा खोया है, मतलब मुझसे बात नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है ये जो शर्मिंदगी है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, इस पूरे मुआशरे के लिए और स्पेशली उस सिस्टम के लिए जो कि ज़िम्मेदार है इनको इंसाफ देने का। मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए ये कमज़ोर है, मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए ये गरीब हैं, लेकिन क्या रियासत भी कमज़ोर है? क्या रियासत भी गरीब है कि वो अपनी ही आवाम को, अपने ही लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकती? तो मरियम नवाज़ शरीफ वो खुद एक खातून है और जहाँ तक हमने देखा है कि वो हर उस जगह पे पहुँचती हैं जहाँ जुल्म होता है। तो खुदारा इस घर पे, क्योंकि 2.5 महीने 2 महीने हो चुके हैं कि इनका बेटा जवां कत्ल हो चुका, लेकिन आज तक मुल्ज़िमान ददमराते फिर रहे हैं और उस पर और जुल्म ये कि वो आज इनको धमकियां देते हैं कि आपके दूसरे बेटों को भी कत्ल कर दिया जाएगा। वो इनको धमकियां देते हैं कि आपके घर के मामलात और ख़राब कर दिए जाएंगे, आपके रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। आखिर वो कौन से फ़िरौन हैं? आखिर वो कौन से वो हैं कि वो किसी कानून से नहीं डरते? क्या वो रियासत से ज़्यादा ताकतवर हैं? तो ये सवाल मैं अपनी रियासत पर छोड़ता हूँ। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और किसी भी केस के लिए इंतहाई अहम शख्सियत करार दिया जाता है किसी भी आईओ को। तो सबसे ज़्यादा जो इल्ज़ाम लगाए गए वो भी यही शख्सियत हैं। तो इनसे पूछेंगे वो सारे वाक़यात जो मुद्दईयान ने हमें बताए और जो सारे इल्ज़ामात उन्होंने लगाए वो इनसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये माइक ज़रा जी वालेकुम। अनवर साहब, क्या कहेंगे? पहले तो मैं इस वकूए की तरफ आता हूँ कि किस तरह से मतलब इस वकूए को आप तक इत्तला पहुँचती है, किस तरह कार्रवाई की पुलिस? ऐसा इनका 11/6 को वकूआ सुबह के टाइम उनका वकूआ शुरू होता है। इनका एक लड़का इनका एक छोटा लड़का
पक्का रखने की दुकान में जाता है और एक फरीक उसको मना कर देता है। वहाँ इनके लड़कों की आपस में तू तकरार होती है, मतलब एक मामूली सी तकरार हुई है, हाँ मामूली सी। इनकी पहले कोई दुश्मनी थी, कोई आपस में कोई ऐसा मोहल्लेदार हैं, कोई रंजिश नहीं थी। इन मोहल्लेदार हैं, उठना बैठना, दोस्त भी हैं एक दूसरे के आपस में, लेन देन भी चलता है इनके आपस में। वहाँ से बुजुर्गों ने सुलह सफाई करा दी, ये फिर आप अपने घरों में चले गए। अहमद शहजाद जो मतरूफी है, जो फोत हुआ है, और उसका भाई आबिद जो मुद्दई मुकदमा बना है, ये चाय के होटल पर चाय के घर से बैठे हुए थे कि इसी दौरान उनके 3 अशखास आए हैं, शुएब आया है, काला आया है। इन्होंने आए चौक के अंदर आके ललकारा है उनको कि सुबह जो आप लोगों ने हमारे साथ झगड़ा किया था, अब उसका मजा चखाते हैं। इस पर इन तीनों ने अल्ज़ाम अल-फरी के 3 बंदों ने अहमद शहजाद और उसके भाई आबिद जो मुद्दई मुकदमा है, इनको पकड़ लिया और पूरे मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। इनकी लड़ाई हुई है, आलिमा का शोर शराबा सुन के मोहल्ले वाले भी आ गए, दोस्त अहबाब जो गुजरने वाले राहगीर भी इकट्ठे हो गए, एक दूसरे को छुड़ाना शुरू कर, दोनों फरीकैन के बंदे जमा होना शुरू हो गए। इसी दौरान जो अल्ज़ाम अल-फरी के बाकी 3 बंदे भी हैं, इनके कज़न में आपस में क्लोज रिश्तेदारी हैं जो अल्ज़ाम अल-फरी के, वो भी आ गए, वो भी लड़ाई में शामिल हुए। हुरों मुक्कों से जो जिसके हाथ में जो चीज़ लगी एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। इमरान नाम का इन्होंने नामजद किया है एक लड़का, वो भी दौरान झगड़ा आया है। इसी दौरान जो इनका मुतवफ़ी है अहमद शहजाद, उसका वालद भी आ गया, शहादत साहब, बुजुर्ग बंदे हैं वो, तो वो भी लड़े में शायद उसको धक्के वगैरह लगाए इन्होंने, हाथ चांटे वगैरह, मुक्के शुक्के मारे। हाँ, मतलब वो कहते हैं कि मतलब मैं आया, मैंने छुड़वाया, धक्के दिए इसको, छुड़ाने की कोशिश की उस बुजुर्ग ने, मगर उसको भी वो यंग लड़के लड़ रहे थे, वो बुजुर्ग था, उसको धक्के वगैरह दिए हैं, वो गिर गया है। इसी दौरान के बाकी जो लड़के थे 2, एक नूरा और एक अल्लाह रखा, वो भी मौके पर मौजूद है, पहुँच गए वकूए के टाइम। तो इसी दौरान के इब्रार जो काला काला जिसको बोलते हैं, उसने कोई ईंट पत्थर या ईंट उसके सर में, अहमद शहजाद के सर में मारी है, जिससे वो उसी टाइम मौके पर नीचे बैठ गया, वो डगमगा गया, नींद बेहोशी की हालत में हो गया। ये तकरीबन वकूआ हुआ है 1.5 मिनट या 2.25 मिनट, 1.5-2 मिनट में लड़ाई हुई है इनकी। ये फिर मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, उनको भाग गए हैं, अल्ज़ाम अल-फरी वहाँ से निकल गए थे। वो जो ज़ख्मी था अहमद शहजाद, उसकी हालत ऐसी थी, नींद बेहोशी की हालत में था वो, उसको घर के बाहर बैठा के पानी वगैरह पिलाया गया है, घंटा का वहाँ इंतज़ार किया इन्होंने, मगर उसकी हालत यूँ बिगड़ती गई, उसको फिर 1112 के ज़रिए रेस्क्यू किया गया निस्तर अस्पताल। अच्छा, मैं यहाँ आपको मतलब रोकूंगा और मैं अनवर साहब की पूछूंगा, मतलब जो मुद्दई हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं पुलिस पर कि जब 1-5 करते हैं तो पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती, पुलिस आई नहीं है सिरे से, ठीक है। और दूसरा, उसके बाद वो कहते हैं कि रात को जब हमारे बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो जाती है तो नश्तर में पुलिस का एक एहलकार आता है, ये एक बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि जो पुलिस का आईओ है वो शायद मतलब मुल्ज़िमान के साथ मिल गया है, उसी वजह से अभी तक हमारा एक भी मुल्ज़िम गिरफ़्तार नहीं हुआ। हमें इंसाफ दिया जाए, वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि हमें ये बार बार हमारा रास्ता रोकते हैं और धमकियाँ देते हैं हमें। वो जो तफसीसी है अनवर, वो भाई इसने वो बिका हुआ है, वो हमारी कोई बात नहीं सुनता है, कोई भी बात कर लें वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता हमें। चक्कर तो लगाए हैं हमने थाने बहुत ज़्यादा, लेकिन जब कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर इस वजह से फिर पीछे। अब कितने दिन हो गए इस वाक़े को सर जी कम अज़ कम भी 2.5 माह हो गए। 2.5 माह हो चुके हैं इस वाक़े को। अभी तक मतलब वो जो FIR तो हुई हुई है, FIR हुई है तो वो ग्रुप्स में आई है और टीम मुलजिम को यहाँ तक पहुँची है, लेकिन पुलिस की तरफ से कार्रवाई 0 है। मतलब अभी तक आपके कोई जो मुल्जिमान जो कि नॉमिनेट हैं कोई गिरफ्तार नहीं? कोई गिरफ्तार नहीं, एक भी नहीं पकड़ा हुआ, एक भी। मैं सिर्फ आपसे ये पूछूंगा कि ऐसा मतलब वो जो मुल्जिमान हैं कौन इतने ताकतवर लोग हैं कि जो जिससे मतलब पुलिस भी डर रही है कि उनको गिरफ्तार नहीं कर रही, और मतलब पैसे खाए हुए हैं तो फिर वो कैसे जाएंगे आगे? जब उनको जब पैसा मिला हुआ है तो वो कैसे आएंगे यहाँ पे? वो पैसे वाली पार्टी वो पैसा दे रहे हैं उनको, तो हमारी बात कहाँ सुनी जाएगी? गरीब बंदे की, मजलूम बंदे की आवाज़ नहीं सुनी जाती। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि आज 2.5 महीने पहले एक जवान 18 साल का लड़का जिस घर से गया हो, आज तक पुलिस उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। मुल्जिमान दंदनाते फिर रहे हैं, बल्कि सिर्फ दंदनाते नहीं फिर रहे, आज वो धमकियां दे रहे हैं। जो लोग ज़िंदा हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं कि अगर उन्होंने कोई कार्रवाई की तो उनके खिलाफ़ भी ये किया जाएगा। कहते हैं कि रियासत
बहुत ताकतवर होती है। कहते हैं कि जो रियासत के इदारे होते हैं वो ताकतवर होते हैं, तो क्या पुलिस ताकतवर नहीं है? क्या वो मुल्ज़िमान बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं कि जो 2.5 महीने से अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं आ सके? तो ये सारे चंद सवालात हैं जो कि मैं मरियम नवाज़ शरीफ से भी करना चाहूँगा कि आप इनिशिएटिव्स लेती हैं पुलिस के लिए, आपने जो पुलिस स्टेशन बनवाए वो वाकई काबिल तहसीन है, काबिल सताइश हैं, तारीफ़ करनी चाहिए। पुलिस में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, बड़े सारे बहुत सारे ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं, CCTV बनाया गया, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है। तो शायद मेरी आवाज़, शायद इस मज़लूम की आवाज़, क्योंकि इसने अपना जवान भाई खोया है। आप तक CCD कामरान खान साहब, मैं डायरेक्ट आपको एड्रेस करता हूँ, न्याज चट्टा साहब आपको एड्रेस करता हूँ, IG उस्मान अनवर साहब आपको एड्रेस करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ताकतवर आप लोग हैं। क्यों? आप और रियासत की शनाख्त हैं, आपके जो आहनी हाथ हैं वो रियासत के हाथ हैं, तो आप कर सकते हैं। तो खुदारा इन मज़लूम, इन जिन्होंने इनके साथ जुल्म किया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता वो मुआशरे तबाह हो जाते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त उस जवान साला बच्चे की, क्योंकि उसे बच्चा ही कहा जाएगा क्योंकि जितना जवान था अभी शादी नहीं हुई, उसकी माँ वो सारे अरमान अपने दिल में दफन कर चुकी। एक तरफ तो उस बच्चे को दफन किया, दूसरी तरफ वो अरमान दफन, लेकिन वो जो दिल में अरमान दफन किए जाते हैं वो इंसान को जीने नहीं देते, वो इंसान को चैन नहीं लेने देते। और उस पर जुल्म ये कि आज उसके मुल्ज़िमान दंदनाते फिर रहे हैं, वो धमकाते फिर रहे हैं। इस वक्त उनकी चची मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस सारे वाक़ये की ऐनी शाहिद भी हैं, तो उनसे पूछते हैं। और पहले मैं एक कहना चाहूँगा कि वो जो ऐनी शाहिद, क्योंकि चची हैं, फ़ोन का रिश्ता है, तो किस तरह वो अब सर्वाइव करती होंगी, किस तरह जीती होंगी कि उनके बच्चे को उनके सामने ही कत्ल किया गया और आज उस पर भी उससे बड़ा जुल्म ये कि मुल्ज़िमान आज़ाद हैं, दंदनाते फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी, क्या ये सारा वाक़या कैसे हुआ? ये एकदम से अचानक से हुआ है। बस मैं जब घर में आई हूँ, अंदर दाखिल हुई, मेरा जेठ फोत हो गया था, तो मैं इनकी अम्मी से बात कर रही थी, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे थे कि उनके घर चलते हैं। हमें नहीं पता था, अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हुई है। सहन में आई हूँ, अपनी बेटी को मैंने बोला मुझे कोल्ड ड्रिंक मंगवा दे, तो बाहर गई हूँ, कहने लगी कि बाहर जो सराय के बैठे इनके झगड़ा हो गया। घर में जब दाखिल हुई तो मुझे आवाज़ें आई जैसे मेरे शौहर की लड़ाई हुई है किसी के साथ। अंदर आके मैंने अपनी बेटी को बोला कि जल्दी से देखते हैं किसकी लड़ाई हुई है। मैं बाहर निकली हूँ, हालांकि हम सड़क पे कभी नहीं आते। यहाँ से मैंने सुराख में से देखा तो मेरे जेठ के बेटे को मार रहे थे, बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। मैं भाग कर गई, मेरी बेटी भी भाग कर गई है मेरे जेठ के घर। उसकी अम्मी को हमने आवाज़ें दी कि तेरे बेटे को मार दिया, आके देख जल्दी से। जैसे हम लोग निकले हैं, वो 5-6 लोग थे पहले, उसके बाद पूरी उनकी बिरादरी आई है। उन्होंने इतना मारा है, इतना मारा है कि कोई इंसान जानवर को भी नहीं मारता। हमारे शौहर थे, सब थे, ये छुड़वाने लग गए, मगर इन्होंने हाथ नहीं उठाया। हमारी कभी भी इन लोगों के साथ कभी लड़ाई नहीं हुई, मगर इन लोगों ने किस चीज़ का बदला लिया हमें नहीं पता। इन लोगों ने हमें बदनाम किया, धमकियाँ दे रहे हैं, बच्चों को नमाज़ नहीं पढ़ने देते हमारे। कहते हैं कि अभी एक को मसला, अभी औरों को भी ऐसे ही मसलेंगे। नहीं, इंशाल्लाह आप, रियासत बहुत मजबूत होती है, रियासत बहुत ताकतवर होती है। हमें कैसे इंसाफ मिलेगा? हमने 15 पे कॉल किया है, पुलिस नहीं आई। उस वक्त अस्पताल में था लड़का, तब कॉल आई थी कि हम आ रहे हैं, हम आए थे या नहीं आए थे, कुछ भी अता पता नहीं है पुलिस का। ये पैसे खिला रहे हैं, वो खा रहे हैं। हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम लोगों को पैसा खिलाएं। आप एक ख़ुद खातून हैं, मरियम नवाज़, जो कि इस वक्त इस सूबे की सबसे बड़ी ताकतवर शख्सियत मरियम नवाज़ हैं। क्या अपील करना चाहेंगी उनसे? मरियम नवाज़ से यही अपील है कि हमें इंसाफ दिलवाएं, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम क्या, हमारा पूरा मोहल्ला नहीं कर सकता। ये लोग एक दहशतगर्दी के तौर पे यहाँ पे गुंडा राज अपनाना चाहते हैं। हमारी गलती है कि हम लोगों ने इनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। शुरू से हम बहुत अच्छी तरीके से रहते थे, मगर हमें नहीं पता था कि ये हमारे ऊपर भी ऐसा ही गुंडा राज रखना चाहते हैं। अचानक से इन्होंने बच्चे को मारा है। अब मेरा अपना एक बेटा है, उसको भी कहते हैं कि तुझे भी मारेंगे ऐसे, उसे नमाज़ नहीं पढ़ने देते। जी तो नाजरीन, जो इस वक्त शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो यहाँ थाना मुजफ्फराबाद के हाउस ऑफिसर हैं काशिफ साहब। और हाउस ऑफिसर होता क्या है, वो हाउस है क्या? वो हाउस उनका वो पूरा एरिया है जो उनके थाने की हदूद होती है, और उसके वो पूरे किसी के भी नान नफ़के के ज़िम्मेदार होते हैं। तो SHO साहब का सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे कि बहुत कीमती वक्त में से उन्होंने वक्त निकाला और हमें दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काशिफ साहब, क्या कहेंगे, ये वाक़या कैसे हुआ?
किस तरीके से मतलब पुलिस को इत्तला मिलती है, पुलिस इसको केस को कैसे टेकअप करती है, तो ज़रा तफसील से, ताकि मुझे भी और मेरे नाज़रीन को भी समझने में आसानी है। सर इसमें इस तरह हुआ कि 11 तारीख को हमें इत्तला मिली कि हामिदपुर कनौरा है हमारा मुजफ्फराबाद का एरिया, यहाँ पे लड़ाई हुई है और 10-12 लोगों ने मिल के एक लड़के को मारा है। तो हम मौके पे जाते हैं, वहाँ एक जो लड़का है अहमद शहजाद नामी, वो शदीद मजरूब है, तो उसको फिर हम 1122 पे निश्तर शिफ्ट करते हैं। मौके पे हम 352 की FIR देते, 506/352। वेरी नेक्स्ट डे उसकी डेथ हो जाती, हम उसमें फिर 302 ऐड कर देते हैं। तो इसमें हमने FIR में 9 लोग नामजद किए, मुद्दईयान ने 9 लोगों को 9 लोग नामजद नामजद करवाए। 9 लोगों में से 7 लोगों की बेल कन्फर्म होगी, 2 जो मेन मुलजमान थे उनकी बेल खारिज करवाई हमने, वो अब हाई कोर्ट से ज़मानतों पे है, तो इंशाल्लाह उसकी भी हम खारिज करा के उनको गिरफ़्तार करेंगे। तो अभी मतलब जो इब्तदाई तफ्तीश क्या है, और मतलब मैं सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि एक जवान लड़के की इंतकाल हो गया, मतलब उसका कत्ल हो गया, ऑब्वियसली मर्डर ही है। अब मतलब पुलिस ने कितने मुलजमान को गिरफ़्तार कर चुकी है अब तक? सर इसमें इस तरह था कि जब FIR हुई उस टाइम लोग ये रुपोश हो चुके थे, क्योंकि लड़का बहुत ज़्यादा मजरूब था, तो ये सब लोग जैसे ही उसको देखा ना कि किस हद तक ये मजरूब है, सारे फ़रार हो गए थे। ठीक है। जैसे FIR लॉन्च की हमने, इन्होंने अबूरियाँ करा ली, तो उसमें से 2 लोगों की अबूरियाँ खारिज हुई हैं, बाकी लोगों की कंफर्म हो गई हैं कोर्ट के थ्रू। तो जिनकी खारिज हुई है इंशाल्लाह वो तो हम कर लेंगे उनको अरेस्ट। और जो दूसरे जो अभी भी मतलब ज़मानत पर हैं, तो क्या पुलिस उनकी ज़मानतें खारिज नहीं करवा सकती? मतलब जब ज़मानतें केस 2 बुक की करती खारिज हो है? चुकी हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो 2 जो हैं अभी अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस? नहीं, वो हाई कोर्ट से बेल पर है। हाई कोर्ट से बेल पर हैं। तो आगे क्या फर्दर प्लान है पुलिस के इस केस के हवाले? इंशाल्लाह हाई कोर्ट में हम पूरा परसू करेंगे, इसको खारिज कराएंगे, अरेस्ट करेंगे इनको। ठीक है। अच्छा, मैं ये काशिफ साहब ये पूछना चाहूँगा कि जो 15 का रिस्पॉन्ड टाइम है वो हमारे यहाँ क्या है? सर इसमें ना हमारी ऐप बनी हुई है पंजाब पुलिस की, उसमें जो हमारी आज की डायरी है, हमारा पिछले पूरे 1 महीने में मुजफ्फराबाद थाना जो है उसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 15 की कॉल पे 6 मिनट से। अच्छा, अभी हम जिस तरह देखते हैं कि मतलब 6 मिनट कहीं 15 मिनट कहलाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रखने हैं जो आते हैं। अभी हमारी मुद्दईयान से बात हुई तो वो सबसे पहले जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि मतलब हमने 15 की सुबह से पुलिस नहीं पहुंची, पुलिस 15 पर नहीं आई। रात को जब मतलब हमारे बच्चे की हालत बहुत ख़राब हुई तो एक पुलिस का एहलकार नश्तर अस्पताल में आता है। तो इसको किस तरह देखते हैं? ये मुख्तलिफ इशूज़ होते हैं, मतलब अब कभी ऐसा भी होता है कि हमारे एक टाइम में 3-4 15 की कॉल्स होती हैं, ठीक है, तो उसमें कभी डिले हो सकता है, लेकिन इस तरह नहीं है कि हम जाएँ ना, जाना हमने ज़रूरी होता है। ये होता है कि फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे हम एक आधा बंदा रवाना कर देते हैं, उसके बाद फिर बाकी नफरी पीछे जाती है। ये पॉसिबल नहीं है कि पुलिस मौके पर भी ना जाए। अच्छा काशिफ साहब, क्या कहेंगे इस मामले में? क्योंकि जो एक एरिया होता है, एक हदूद होती है एक थाने की, तो उसमें जो भी एक कमज़ोर आदमी होता है, गरीब आदमी होता है, वो सिर्फ उसको देख रहा होता है जो कि उस एरिया के थाने का SHO होता है, जो उस एरिया का हाउस ऑफिसर होता है। तो किस हद तक आपको लगता है कि पुलिस वाकई अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है? क्योंकि इस केस में हम स्पेशली ये देख रहे हैं कि जहाँ तक हम बात करते हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की या मतलब IG वज़ीर आला पंजाब की, तो बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है पुलिस पर। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं तो कुछ 2 महीने हो गए इस वाक़े को, एक भी बंदा अभी तक हम गिरफ़्तार नहीं कर सके, कोई भी वजूहात की बिना पे, किसी भी वजह पर। लेकिन उसका इम्पेक्ट क्या जाता है वो एक मतलब एक आम आदमी पर, क्या कहेंगे? जो फीडबैक वाली आपने बात की है, इसमें तो सबसे बड़ा फीडबैक आपके पास है मुद्दई, मतलब आप कोई FIR उठाएं, उसमें से किसी मुद्दई से रब्ता करें, सबसे अच्छा आपको फीडबैक वो देगा। एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा ये हो गया कि हमारे पास जो भी केस आता है उसमें 2 फरीक होते हैं, या मुलजिम या मुद्दई। हाँ, एक कल्प्रेट है। अगर हमने इंसाफ करना है तो एक मुद्दई तो मुद्दई होगा या मुलजिम होगा, एक पार्टी को हम फेवर दे सकते हैं। अगर आपने इंसाफ करना है तो दूसरी पार्टी जिसके हम अगेंस्ट लिखेंगे उसने तो आपको कहना ही है कि पुलिस ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, यहाँ काशिफ साहब मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि मेरी मुद्दईयों से बात हुई, मतलब वो माँ, वो आपको भी अंदाज़ा है, मुझे भी अंदाज़ा है कि जिसने अपना जवान साला बेटा खोया है वो किस अज़ियत में होगी, किस तकलीफ़ में होगी। और वो एक बुज़ुर्ग बाप जो कि लाजमी बात है कि उसकी ख्वाहिश होगी, उसका ख्वाब होगा कि वो अपने बेटे को कामयाब देखे या उसकी वो शादी कराएगा, उसके बच्चों को खिलाएगा, लेकिन वो एक कत्ल हो गया।
आज जब वो 2 महीने तक इंतज़ार करता है और अभी तक वो किसी भी वजह से उसे भी इंसाफ नहीं मिल पाया, तो वो किस अजियत का शिकार होगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। दूसरा, मतलब आज मुद्दईयान ये कहते हैं कि मतलब हमारा घर से निकलना मुश्किल हो गया। वो बोल नहीं रहे थे, वो इंतहाई खौफज़दा थे। वो कहते हैं कि हमारा एक बच्चा मर गया है, ये दूसरों का कहते हैं कि हम तुम्हारे दूसरे और बच्चे भी मार देंगे, ठीक है। वो हमारी दुकानें नहीं खोलने देते, हमारे बच्चों को नमाज़ पढ़ने नहीं जाने देते। इसको पुलिस किस तरह देखेगी? एक इंतहाई मतलब जालमाना वाक़या हो चुका, और दूसरा मतलब जो मज़लूम है वही डरे हुए हैं। इसमें इस तरह था कि जैसे आपने बात की ना, ये हमारे पास भी आए थे, सेम यही कंप्लेन की। इनसे हमने मौके पे एप्लीकेशन ली, FIR लॉन्च की, और ये खुद हमें जाके रेड करा के बंदे उठवा के आए। वो बंदे हमने चालान किए वहाँ। तो अब आजकल में ऐसा कोई सीन नहीं है। सही, लेकिन ये मैं आपको आजकल का बता रहा हूँ। मैं भी आजकल का क्या, ठीक है। तो इसी तरह मतलब मैं चाहूँगा कि जो पुलिस की, जिस तरह की पुलिस हम देखना चाहते हैं, जिस तरह की पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर साहब देखना चाहते हैं, तो उसके लिए मतलब हमें आवाम के साथ वो जो एक गैप है बहुत ज़्यादा जो पुलिस में और आवाम में, वो गैप को ख़त्म होना चाहिए। आप क्या मैसेज देंगे आवाम के लिए कि कोई भी मसला है तो उसे पुलिस के पास आना चाहिए, ना कि मतलब डर के खौफ के आलम में वो घर बैठ जाना चाहिए, ना कि उसको मतलब वो जो खौफ का बूता है उसे तोड़ने में सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल हो सकती है वो रियासत हो सकती है, और जो रियासत के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आप हैं। नहीं, हमारी तो यही है, जिस टाइम भी आते हैं हम तो मैक्सिमम टाइम देते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं नहीं भी हूँ तो अनवर साहब हैं, अनवर साहब नहीं हैं तो कोई ना कोई यहाँ पे मौजूद रहता है। अब इस तरह नहीं है कि पुलिस आवाम की पहुँच से दूर है। 15 है, सबके नंबर हैं आवाम के पास, तो इस तरह का कोई इशू नहीं है कि। ठीक है। अच्छा काशिफ साहब, क्या एक आवाम के लिए एक पैगाम देना चाहेंगे कि जो आपके हल्के की आवाम है, जो आपकी हदूद है, उसके लिए क्या एक मैसेज कि कोई भी इशू हो? मेरा तो यही मैसेज, अगर कोई भी इशू हो तो मेरे साथ डायरेक्ट रब्ता कर ले। मैं तो तकरीबन 24 आवर्स यहीं रहता हूँ, तो कोई भी इशू में हाजिर हूँ। जी, तो नाजरीन, आपने सुनी SHO साहब की बातें और काफ़ी पुरुमीद और पुरयकीन नज़र आए। उन्होंने कहा कि मतलब जो मुल्ज़िमान अभी ज़मानत पे हैं तो उनकी ज़मानतें भी पुलिस खारिज कराएगी, अपने केस को अच्छे भरपूर तरीके से वहाँ पेश किया जाएगा और तमाम मुल्ज़िमान को इंशाअल्लाह मतलब कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। और दूसरी तरफ उन्होंने वो मुद्दईयान के लिए भी एक पैगाम है मेरे से भी, और जो काशिफ साहब ने भी कहा कि अगर आपको कोई भी इशूज़ हैं, कोई भी आपको धमकी देता है, कोई भी कुछ करता है, तो खुदारा ये जो पुलिस स्टेशन है, ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये आपके लिए हैं, तो इन तक आएँ। और अगर कहीं भी आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि कोई आपकी बात नहीं सुनता, तो ऊपर इदारे हैं, उनसे बात की जा सकती है, लेकिन रास्ता सिर्फ कानून का इख्तियार करें। कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश। आप ये देखिए कि हम लोग अपने घरों में डरे सहमे रहते हैं, हम बाज़ार नहीं जा सकते, हम किसी के साथ बात नहीं कर सकते। इतना इन लोगों ने हमें कर दिया है। इनके पास पैसा है, ज़मीनें हैं, बेच रहे हैं, लगाएंगे ये कहते हैं कि अभी एक मारा है, अभी देखो आगे हम क्या करते हैं। हमारी औरतों के साथ भी और मर्दों के साथ भी क्या करते हैं। सब बच्चे हमारे अनपढ़ हैं, कोई इतने शऊर वाले नहीं हैं, सब दिहाड़ी वाले हैं। आप खुद सोचें, घर के अखराजात उठाएंगे या हम केस लड़ेंगे, क्या करेंगे हम? मरीम नवाज से यही अपील है कि जहाँ तक हो सके हमें इंसाफ दिलवाए। हम किसी का नाहक कत्ल नहीं करना चाहते, हम लड़ाई आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हमें सिर्फ इंसाफ मिले। CCD से क्या कहना चाहेंगी? एक नया इदारा बनाया गया है जो कि मतलब बहुत तेज़ी से कार्रवाई करता है। अगर आप हमारी आवाज़ बनते हैं, हमें इंसाफ मिलता है, तो देखें लोग जो गरीब तबका है वो अच्छा ही सोचेगा ना कि कोई तो है जो हमारी आवाज़ बना। अब कोई भी हमारी आवाज़ नहीं बनेगा, यहीं पे हमारी आवाज़ दब जाएगी, तो आगे की जो जनरेशन है वो बदला लिए बगैर नहीं रहेगी, वो कानून खुद हाथ में ले लेंगे, खुद हाथ में लेगी। फिर एक कत्ल नहीं, फिर हज़ारों कत्ल होंगे, ऐसे नस्लों की नस्लें तबाह हो जाएंगी। हम नहीं चाहते कि हम हाथ में कानून लें। हम सब्र करके बैठे हैं, मरीम नवाज़ पे सब्र किया हुआ है कि वो भी एक औरत हैं, वो हमारे दर्द को समझेंगी। जिनका जवान बेटा चला गया, उनसे पूछो कि उनके दिल पर क्या बीत रही है। हमारे बच्चे रातों को जल्दी से सो नहीं पाते, उस बच्चे की इतनी याद आती है। जी, तो नाज़रीन, आप सुन सकते हैं ये सारी बातें। ये वो मज़लूम घराना है जिन्होंने अपना जवान साला बेटा खोया है, और उसके बाद मतलब वो आज तक सो नहीं पाए। वो एक दहशत और खौफ का आलम ये है कि वो सोते नहीं, क्योंकि उनको धमकाया जाता है, उनके बच्चों को नमाज़ नहीं पढ़ने दी जाती, और उनको कहा जाता है कि तुम्हारी औरतों के साथ भी ये सलूक किया जाएगा। तो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, पुलिस को जब तक गालियाँ पड़ती रहेंगी तब तक पुलिस, क्योंकि यहाँ जो मुद्दई हैं उन्होंने बहुत संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं आपकी पुलिस पर, क्योंकि जो वो अनवर हैं, वो जो आपके IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थाना मुजफ्फराबाद के, जो कि इस केस के IO हैं, कहा जाता है कि उन्होंने पैसे ले लिए, इसलिए वो
यहाँ नहीं आए। आप कहते हैं कि 15 पे फौरी तौर पे पुलिस रिस्पॉन्ड करती है। मैं यहाँ नहीं किसी करती। गांव देहात में नहीं बैठा, ये मुल्तान शहर का एक इलाका है, हामिदपुर कनौरा, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये कोई देहात नहीं है, कोई कस्बा नहीं है, ये मुल्तान शहर है जहाँ आपकी पुलिस का ये रवैया है। जब तक आपके रवैये नहीं बदलेंगे तो पुलिस नहीं बदलेगी। जब उससे मतलब आप यूनिफॉर्म बदल दें कुछ नहीं होगा। आप बहुत खूबसूरत 5 स्टार होटल्स की तरह पुलिस स्टेशंस बना दें, कुछ नहीं होगा जब तक आपका एक आम पुलिस वाले का रवैया नहीं बदलेगा, जब तक उसका इखलाक नहीं बदलेगा, जब तक वो बात करने की तमीज़ नहीं आएगी। कि एक साइल जो बहुत अपने दुख में अपने कर्ब को सुनाने आता है और जब उसके साथ इस तरीके से बदमाशी से बात की जाएगी कि कोई बदमाश भी ना इस तरह बात करे, जब आपकी पुलिस उस तरह बात करेगी तो उसकी इज़्ज़त कभी भी नहीं बनेगी। तो आपको उसका ये रवैया बदलना पड़ेगा, उसका ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, उसकी पर्सनालिटी की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, फिर आपकी पुलिस बदलेगी, फिर लोग आपको शाबाश भी देंगे और आपको गले भी लगाएंगे, आपको हार भी पहनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये इंसाफ देना पड़ेगा, ताकि क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, जो आपको पोस्ट दी गई है, जो आपको रियासत ने आपको ताकत दी है, वो ताकत इस्तेमाल करने का अब वक्त है। क्योंकि इस इलाके में वो चंद बाअसर लोग जो कि मुल्ज़िमान हैं वो आज तक गिरफ़्तार नहीं हो सके। उसमें कमज़ोरी किसकी है? वो रियासत की कमज़ोरी है। तो रियासत को वो अपनी कमज़ोरी दूर करनी पड़ेगी ताकि वो ताकतवर कहला सके। देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, जो मुद्दई हैं मैं ऑलरेडी इनसे पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मतलब वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करना चाहते हैं। वो जो खौफ जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहे, जिसकी वजह से वो काम पे नहीं जा पा रहे, जिसकी वजह से वो नमाज़ पढ़ने जा नहीं पा रहे, जिनकी वजह से वो अपनी माँ बाप, अपनी जो बहन भाई हैं छोटे, उनको अकेला नहीं छोड़ पा रहे, वो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कुछ कहना चाहते हैं। और ये अपील वो सरासर सिर्फ़ और सिर्फ मरियम नवाज़ से करना चाहते हैं, क्योंकि जिस सूबे में मैं और ये बैठे हुए हैं उसकी सबसे ताकतवर शख्सियत मरियम नवाज़ शरीफ हैं। तो ये अपील वो उनसे करना चाहते हैं। जी क्या कहोगे आप इसको? सर जी देखो, मैं एक आम से शहरी हूँ, ठीक है, और मेरा कोई ऐसा वैसा बैकग्राउंड नहीं है, और उसके बावजूद मुझे 3-4 मरतबा इन्होंने रोक के धमकियाँ दी हैं जान से मारने की। भैया तो अपना केस वापस ले, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। काफ़ी दफ़ा रात को इन्होंने धमकियाँ दी हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि अब इस मामलात के बाद अगर हमारे साथ कोई 19-20 ऐसा वैसा वाक़या होता है तो उनके ज़िम्मेवार यही लोग होंगे कि हमें धमकी देने वाले यही हैं। बल्कि मैं तो ये आज कहूँगा 2 कि माह हो अगर गए हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि इसके बाद अगर कोई वाक़या होता है तो वो मुल्ज़िमान ज़िम्मेदार नहीं होंगे, उसके बाद ये रियासत ज़िम्मेदार होगी, उसके बाद डॉक्टर उस्मान अनवर साहब आप ज़िम्मेदार होंगे, CPO साहब मुल्तान आप ज़िम्मेदार होंगे, और ये स्पेशली थाना मुजफ्फराबाद, ये पूरा थाना इस वाक़े का ज़िम्मेदार होगा अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई भी वाक़या होता है। पहले भी सर वो आए, उन्होंने धमकी दी है हमें, बिल्कुल हमें रास्ता रोक के। उसके खिलाफ हमने DPO साहब को दरख्वास्त दी है, DPO साहब ने हमारी FIR लिखवाई है। उसके बावजूद वो कह रहे हैं, उसके बाद और दफ़ा उन्होंने धमकी दी है, अब तुम जाओ थाने, तुम करवाओ पर्चा, हम देख लेंगे तुम्हें, तुम यूँ मार देंगे, हम तुम्हें यूँ मार देंगे। आज 2 माह से सर मैं घर वेला बैठा हूँ, सिर्फ इसी खौफ से भी कहीं जाऊँ, मैं ट्रैक्टर ड्राइवर हूँ, कभी कहीं होता कभी कहीं 19-20 ना हो जाए मेरे साथ। आपके साथ या आपके घर वालों के साथ? बिल्कुल। अब मेरी वालदा की हालात आप देख रहे हैं, इन्हें छोड़ के कहीं जाने का दिल करता है, क्या करें, मजबूरी है। जी तो जितने भी हमारे ताकतवर हुक्मरान हैं मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि खुदारा ये जो एक मज़लूम ख़ानदान है ये आपकी तरफ देख रहा है, आज इन्हें अपनी ताकत दिखाई है और इनको वो सुकून दें, इनको मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करें। और वो जो बाअसर लोग हैं जो इस इलाके में कोई अपना इन्फ्लुएंस पैदा करना चाहते हैं, जो कि दिखाना चाहते हैं कि रियासत कोई चीज़ नहीं है बल्कि वो लोग वो यहाँ बहुत ताकतवर लोग हैं, तो खुदारा डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और स्पेशली CPO सादिक लोगर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ताकत जो रियासत ने आपको दी है आज वो दिखाने का टाइम है। और स्पेशली मैं CCD के जो हेड हैं कामरान साहब, उनसे कहता हूँ कि इस केस को टेकअप करें और इनको इंसाफ दिलाएं। तो ये एक आम सी बात है कि जहाँ जुल्म हुआ हो और एक जवान मौत हुई है, ज्यादती तो हुई है देखिए, लेकिन अब उसमें क्या सबसे मेन जो रीज़न है, मैं 1 मिनट वो कर लेता हूँ, वो सिर्फ मेन रीज़न ये है कि 2 महीने गुजर चुके इस वाक़े को, लेकिन किसी भी वजह से मुल्ज़िमान हिरासत में नहीं आ सके। तो जो मेन वजह है उनकी, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये हैं। और दूसरा मतलब आज भी वो इतने डरे सहमे हुए हैं कि वो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, वो अपने कामों पे नहीं जा पा रहे बच्चे। इसके बारे में क्या कहेंगे? इस तरह है कि जिस दिन इनका वक़ूआ है 11 तारीख को, इन्होंने 15 का कॉल की है, SHO साहब और उस नफरी सरकारी डाले पर मौके पर पहुँचे हैं वहाँ जहाँ इनका लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिस मोहल्ले में हुआ था वहाँ मौके पर गए हैं, SHO साहब गए हैं, उसके साथ ऑफिसर दूसरे भी थे, मुलाजमान छोटे भी थे,
वहाँ मौके पर गए हैं, पता लगा कि वो फिर निश्तर गए हैं, निश्तर भी गए हैं जो वहाँ दाखिल था बच्चा एमरजेंसी वार्ड में। और रात को तो वहाँ ट्रीटमेंट होती रही है उसकी, रात को ऑपरेट भी हुआ है जो मैंने जो सुबह जाकर अर्ली देखा है, उसके सर में कोई ऑपरेट हुआ था, सर दिमाग को कोई चोट ज़्यादा लगी हुई थी, 2 ऑपरेट हुए। नेक्स्ट डे 12 को तकरीबन दोपहर के टाइम इतला मिलती है कि उसकी डेथ हो गई है बच्चे की, अहमद शहजाद की। मैं मौके पर पहुंचता हूं, निश्तर गया हूं मैं निश्तर, वहाँ से फिर इनके लवाहिकीन जो दूसरे थे उनको बुलाया गया, डॉक्टर को RSC सेंटर से शेरशाह से, उधर से मैंने मधु के डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर का फिर पोस्टमार्टम शाम तक चलता रहा प्रोसीजर। मैं और दूसरे लवाहिक अफसरान भी मेरे वक्तन फ़ोक्तन, मैं तो मौजूद था ही, मगर मेरे दूसरे अफसरान जो थाने से मुतल्लिका थे वो भी गए वो आते रहे भी क्या मसला बना, क्या बना अब तक। इनका पोस्टमार्टम कराया गया शाम तक। इनको जब डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी मेरे हवाले की, मैंने उसको खुदाई मुकदमा और उनको दूसरे अजीज़ और रिश्तेदार जो करीबी थे वहाँ मौजूद थे उनको हैंड ओवर किया और इसको डबल उसके एम्बुलेंस के ज़रिए उधर मौज अहमद को उनके घर के पहुँचाया गया। बाकी रात को भी इनसे रब्ता रहा। FIR तो 12 तारीख को अर्ली को डेट में हो चुकी थी, मुलजमान के घर रेड किए गए, मुलजमान नहीं मिले। वेरी नेक्स्ट डे उनकी अबूरी ज़मानतें आ गई 9 बंदों की जो इन्होंने नामज़द किए थे, और इन्होंने कुछ नामालूम मुलजमान के भी इसमें FIR में तस्करा किया है, मगर बाद में इन्होंने कोई बंदा नामज़द नहीं किया। कहते हैं हमारे जो मुलजम थे ये जो हमने नामज़द किए हैं यही हैं, जो 9 मुलजिमान नामजद किए गए, इसके अलावा हम कोई नामज़द नहीं करते, यही हमारे नामज़द मुलजम है और यही हमारे FIR के मुलजम रहेंगे, नया कोई मुलजम हम नामज़द नहीं करेंगे। और फिर उनके बारे में हमने जो मुलजमान थे बुरी ज़मानत पर है, अफसरान को भी तमाम हालात सुनाए, मुद्दई मुकदमा अल्ज़ाम फ़रीक DSP साहब, जनाब SP साहबा, मैडम साहबा को भी हमने तमाम दोनों फ़रीक़ैन को उनके हालात सुनाए। उन्होंने जो गुनाहगार थे मुकम्मल करके जो 9 के 9 मुलजमान थे हमने उनको गुनाहगार तहरीर किया है। अदालत से रिक्वेस्ट किया है कि इनकी ज़मानत खारिज की जाए। अदालत में मुलजमान पेश हुए हैं जिसमें अदालत ने वकला की बहस के बाद 7 मुलजमान की ज़मानत कन्फर्म करवाई, 2 की ज़मानत उन्होंने रिजेक्ट की है जो कि हाई कोर्ट अबूरी ज़मानत पर है, जिनके अंदर 26 तारीख है इनकी अबूरी ज़मानत की। और हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह वहाँ परस्यू करेंगे इसको, और रिक्वेस्ट भी जस्टिस साहब से हाई कोर्ट में की जाएगी कि इन 2 मुलजमान की कम अज़ कम की ज़मानत कैंसिल की मनसूख की जाए ताकि मुद्दई को उसका कोई इंसाफ तो मिल सके, इनकी ज़बान तो कुछ तो ठंड पड़े। देखें उनका एक जवान बेटा 21-22 साल एज है, उसकी डेथ हुई है, उसकी मौत वाक़ई हुई है। अगर हैं दोनों करीबी अजीज़ दोनों फ़रीक, बात मैंने बड़ी बार गया हूँ, मुतअद्दिद बार गया हूँ, मुझे कोई इनका साहब का दुश्मनी, साहब का रंजश नहीं, वो खुद कुछ नहीं मानते मिली, कुछ नहीं मिली हमें, ऐसी हमारी कोई लड़ाई नहीं। हाँ जी, कुछ नहीं मिली। तो बहुत शुक्रिया अनवर साहब कि आपने हमें टाइम दिया। जी तो नाजरीन, आपने सुनी बातें आज के प्रोग्राम में, जो हमने मुद्दईयान से बात कराई, अहले इलाका से बात कराई। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत जुल्म हुआ। आपने तमाम इल्ज़ामात सुने जो कि पुलिस पर लगाए गए, और उसके बाद हम पुलिस के पास आए और हमने पुलिस से भी मौक़िफ़ लिया और फ़ैसला हम आम आवाम पर छोड़ते हैं। तो इस दुआ के साथ, या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या अर्रहमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को खुशियों का, अमन का गहवारा बना दे। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।